नमस्कार मेरे प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। एश्योर्ड रिटर्न, और वो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर आपने देखा होगा कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आपको एश्योर्ड रिटर्न जैसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, ऑफर्स आते हैं आपके पास। आखिर एश्योर्ड रिटर्न क्या है? मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो एश्योर्ड रिटर्न एक ऐसा प्रॉमिस है, एक प्रॉमिस का प्रपोजल है जो डे फर्स्ट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देने के लिए किया जाता है। अक्सर ये कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर होता है और ये रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों को ऐसे टाइप की ऑफर्स दी जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एश्योर्ड रिटर्न क्या है, किस तरह डेवलपर इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करने के लिए, इसकी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, अगर आप फंस गए हैं तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, और कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ था। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से डाल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। और लास्ट में आपको बताऊँगा कि आखिर क्रक्स क्या है, आपको किस टाइप की कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अक्सर मैं वीडियोस आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बनाता हूँ, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे सेव करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसको लेके मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। एश्योर्ड रिटर्न, हमेशा आपको एक अपने आसपास के एरिया में ऐसा प्रॉमिस सुना होगा जो आपको आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, यही है एश्योर्ड रिटर्न। ये शॉर्ट रिटर्न गारंटी है, जहां डेवलपर्स आपको ऑफर करता है और इससे अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, आपको यहाँ प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए। यही एश्योर्ड रिटर्न है, यही एक झांसा है जिसमें एक आम बायर फंसता है। क्या है ये प्रॉमिस, इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। आपको एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया आया, आपको लगा मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो आप गए, आपको प्रॉपर्टी देखी आपने, और ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिखाई गई जहां पे आपको डे फर्स्ट से कंसिस्टेंट रिटर्न अंटिल पोजीशन की ऑफर की गारंटी दी गई। तो आपको ये अट्रैक्ट करेगा, आपको लगेगा कि वाकई में ये बहुत सिंपल है। क्या ये वाकई में सिंपल है? आज इसका रियलिटी चेक करके आपको बता दूं। मेरी मुलाकात हर्ष से हुई। हर्ष ने मेरे को बताया कि उन्हें एक ऑफर किया गया जहां पे उनको 50 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करनी थी और 12% का उन्हें एश्योर रिटर्न कमिट किया गया 3 इयर्स का, और बोला गया टिल पोजीशन, लेकिन जब एग्रीमेंट बन के आया तो उसमें 3 इयर्स लिखा हुआ था। पर गैस करो क्या हुआ? जी हाँ, ये वो रिटर्न है जो बहुत सारे फेसेस को प्रॉपर्टी खरीदते टाइम जरूर स्माइल देता है, पर क्या आखिर वो लास्ट तक देता है? नहीं। जरूरी नहीं है कि ये प्रॉमिस फुलफिल हो। आपके साथ जो किया वो प्रॉमिस है ये फुलफिल हो, इसके चांसेस ऊपर वाले पे ज्यादा निर्भर करते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर एश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स हैं क्या। जब बायर्स को ऐसी ऑफर आती है तो बायर को ये लगता है कि ये कंफर्ट मिल रहा है मेरे को, जहां पे सामने वाला मेरे को समझ रहा है, मेरी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहा है, जहां मुझे एक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल रहे हैं। एश्योर्ड रिटर्न हमेशा आपको एक सेफ इन्वेस्टमेंट दिखाई जाती है, जहां आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरी पूरी तरह सिक्योर है, क्योंकि यहाँ मेरे को डे फर्स्ट से इनकम आनी शुरू हो रही है, और कल को फ्यूचर में कुछ भी होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो मेरे को यहाँ रेगुलर एक रेंटल आता रहेगा। क्या ये रेंटल रेगुलर आएगा? क्या ये सिर्फ एश्योर्ड रिटर्न है? जी हाँ, ये एक एश्योर्ड रिटर्न है। मतलब जरूरी नहीं है कि इस एश्योरेंस को पूरा किया जाए। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। आप गए प्रॉपर्टी खरीदने, आपके पास 20 लाख रुपीस थे, आपने कहा 20 लाख की मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, पर रियल एस्टेट प्राइजेस जिस हिसाब से बेइंतहा बढ़ रहे हैं, आपको कोई ऐसी शॉप नहीं मिलती है जिसे आप ले सकें। तो डेवलपर द्वारा कई बार आपके पास ऐसी भी ऑफर्स आती हैं कि ये एक हाइपर मार्केट का स्पेस है, यहाँ हम आपको स्पेस दे देते हैं जो आपकी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न देगा। मतलब वहाँ जो स्पेस आपको मिल रहा है वो दैट इज अनडिवाइडेड शेयर। आप उसे लॉक नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी आपके पास हमेशा नहीं आ सकती, उसके लीजिंग राइट्स डेवलपर के पास होते हैं।
मतलब आपने एक पैसा लगाया और पैसे पर आपको ये कहा जाता है कि आपको इस पर इतना रिटर्न मिलेगा, XYZ अमाउंट मिलेगा, वो 12 से 18% का चलन है। लेकिन समझने वाली बात है कि ये जो रिटर्न मिल रहा है, क्या डेवलपर अपने पास से आपको दे रहा है या कोई ब्रांड दे रहा है? अक्सर देखा जाता है जब मॉल नया खुलता है, वहाँ कोई भी ब्रांड आने से पहले बहुत ज़्यादा नखरे करता है, तो वो नए प्रोजेक्ट में बहुत ईजी तरह से नहीं जाता। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है, ब्रांड शुरू में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आता है और धीरे धीरे जब मॉल चल जाता है तो फिर वहाँ पे रेंटल पे भी लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पे जहां रेवेन्यू शेयरिंग पे आ रहा है, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी कंफर्म नहीं कर सकते कि वहां जो रेवेन्यू शेयरिंग से आएगा वो आपको एज इट इज एक फिक्स अमाउंट कमिटेड हो। कई बार मिनिमम गारंटी भी होती है, लेकिन ओवरऑल अक्सर जो देखा जाता है कि डेवलपर रेवेन्यू शेयरिंग पे आगे ब्रांड को देता है और आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमिटेड है वो आपको देता है, अगर उसके देने की नीयत साफ है तो। अब समझने वाली बात यह है कि वो जो डेवलपर अपने पास से दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको एक्चुअल प्राइस जो उस प्रॉपर्टी का होना चाहिए उसी के ऊपर लोड कर दिया जाता है और वो आपको टिल पोजीशन या पोजीशन के नेक्स्ट 3 इयर्स तक, या वो एक्चुअल में ही सिर्फ 3 इयर्स, उसने पोजीशन से भी कोरिलेट नहीं किया गया। एक्चुअल में लीगल टर्म्स में उसमें क्या लिखा है ये आप भी नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग आज भी आंख बंद करके साइन करते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि वो रिटर्न आपको कैसे मिल रहा है। अगर डेवलपर ही आपको दे रहा है तो आप किसी भी बैंक या किसी भी साहूकार को देके वहां से रिटर्न ले सकते हैं। तो वो आपकी प्रॉपर्टी क्या हुई? प्रॉपर्टी वो है जहां पे आप देखें और आपको लगता है कि ये अगर डेवलपर द्वारा लीज आउट नहीं भी होता है तो मैं इसे खुद लीज आउट कर सकता हूं, जहां आपको लोकेशन वाइज उतना कॉन्फिडेंस आए। और जैसे मैंने बताया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते टाइम क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन किया हुआ है, तो आप इसे जरूर देखें। तो आपको ये आइडिया लगेगा कि आखिर मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब समझते हैं कि इसकी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बायर अक्सर देखा जाता है कि वो एक्सपोज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हाई लेवल ऑफ रिस्क होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा इसकी गारंटी डेवलपर को ही पता होती है, लेकिन बायर के लिए वो ऐसा कोई गारंटी जरूरी नहीं है कि वो हो पाए। वो बात और है कि अब रेरा आ गया है तो रेरा आने के बाद 70% अमाउंट एस्क्रो अकाउंट में रहता है, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की गारंटी अब होने लगी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे बायर्स हैं जिन्होंने रेरा आने से पहले भी प्रॉपर्टी बाय की है, लेकिन उनको ना वो प्रॉपर्टी आज तक मिली ना उस पर कोई एश्योर्ड रिटर्न मिल पाया। अक्सर थोड़े दिन एश्योर्ड रिटर्न दिया जाता है, फिर कोई ना कोई ऐसा हवाला देते हुए, जैसे पीछे कोविड आया था, कभी मार्केट स्लो डाउन हो गई, या कोई ऐसा रीजन देके उस एश्योर्ड रिटर्न को रोक दिया जाता है। तो आपको ऐसे इश्यूज में कैसे इनकाउंटर करना है, क्या इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व है, ये मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, इसको सरल भाषा में आपको फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसका मान लीजिए 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट रेट है और आपको डेवलपर द्वारा वहाँ पे 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बेचा जाता है और 4,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको एज अ रिटर्न नेक्स्ट 3 इयर्स या 4 इयर्स जो भी कमिटेड टाइम है, अगर एज इट इज़ दिया गया तो आपको उस टाइम पीरियड पे वो पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। एक्चुअल कीमत 10,000 की थी और वो रिटर्न लेस करने के बाद हो सकता है कि वो 11,000 हो या 10,500 हो, जो भी, वो उस कीमत पे ही आके रुक जाता है। और जब प्रॉपर्टी का पोजीशन होता है, मार्केट बहुत पॉजिटिव साउंड कर रही होती है, तो कई बार वो चीज़ें मैच कर जाती है। लेकिन मेरे को ऐसे बहुत कम एग्जांपल्स मिले हैं कि एश्योर्ड रिटर्न जिस रेट पे आपको कमिट किया गया, जिस रेट पे प्रॉपर्टी बेची गई, वहाँ तक एक्चुअल में वो रेट पहुँच पाया। प्राइजेस वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते कई बार, और आप जो प्रॉपर्टी लेके बैठे होते हैं, जो पोजीशन उसका हो जाता है, तो आपके पास उस प्रॉपर्टी को पोजीशन लेना मजबूरी हो जाती है और वहाँ पे आपकी मेंटेनेंस भी शुरू हो जाती है। फिर औने पौने भाव पे आप उसको लीज आउट करते हैं क्योंकि मेंटेनेंस का भी लोड आप पे आना शुरू हो जाता है। और जो पैसा आपको मिल रहा है वो आपको एज अ इनकम मिल रहा है, उस पर टीडीएस डेवलपर द्वारा डिडक्ट किया जाता है और फिर वो आपके अकाउंट में आता है। अब टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स मतलब वो एक तरह से एक्चुअल में आपकी इनकम के तौर पे आ रहा है। मतलब आपने ही अपना पैसा इनकम के तौर पे लिया, जिस पे आप इनकम टैक्स के तहत उस प्रॉपर्टी पे इनकम का टैक्स भी भर रहे हैं। अब क्या कहती है सेबी इसके ऊपर?
सेबी कहती है कि ऑलरेडी एश्योर्ड रिटर्न एक इलीगल पॉन्जी स्कीम्स है, कंज्यूमर को इससे बहुत दूर रहना चाहिए। ये एक प्रोमिसेस है जो कि अनरियलिस्टिक रिटर्न्स दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बायर्स पीछे सामने आए जहां पे डेवलपर द्वारा उनको रिटर्न नहीं दिया गया, चेक उनके बाउंस हो गए, या फिर कुछ दिन रेगुलर पेमेंट आई और फिर बाद में रिटर्न देना बंद हो गया। मतलब इवन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी स्टक हो गया, रिटर्न की बात तो बहुत दूर गई, और बायर यहाँ पे खुद को चीटेड फील करने लग गए। क्या ये स्कीम्स अप्रूव्ड हैं सेबी से? नहीं, ऐसी स्कीम सेबी से किसी भी टाइप से अप्रूव्ड नहीं है। सेबी से बिल्कुल भी बायर्स के लिए सेफ नहीं मानता। उसकी नज़र में आपको हमेशा ऐसी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कई बार चेक कर लेना चाहिए। फिर बात करते हैं बर्ड्स की। जी हाँ, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स, ये एक्ट है 2019 का। ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि ऐसी स्कीम्स इनोसेंट बायर्स को जरूर साउंड लगती है, लेकिन ये इलीगल है। यहाँ डेवलपर और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए गर्म पानी में अपने आप के हाथ डालने के बराबर है। मतलब सेबी ने तो रिस्ट्रिक्ट किया ही हुआ है ऐसी स्कीम्स के लिए, लेकिन बर्ड्स भी यही कहता है, बर्ड्स एक्ट 2019। अब बात करें डेवलपर्स की, तो अक्सर देखा जाता है कि डेवलपर हमेशा जो वर्ड्स देता है वो ज़रूरी नहीं है कि फुलफिल हमेशा हो। कई बार वो फेल हो जाते हैं और वहाँ जो प्रॉमिस रिटर्न का होता है वो भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे डिफ़ॉल्ट्स शुरू हो जाते हैं पेमेंट्स के अंदर। ऐसे टाइम पे बायर्स को फ्रस्ट्रेशन होती है और इन्वेस्टर्स अपने सिर्फ सर को खुजा के रह जाता है, उसके पास लीगल में जाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या ऐसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो कि पॉन्जी स्कीम्स है, क्या उसको वाकई में लेना चाहिए या उसे कुछ और करना चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसे पॉन्जी स्कीम्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्या लीगल रेमेडी है अगर आप इसमें ऑलरेडी फंस चुके हैं? तो ऐसे बायर्स जो ऑलरेडी इसके अंदर फंस चुके हैं, उनके पास सिर्फ रे ऑफ होप है। आप एनसीएलटी में जा सकते हैं, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं और रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बायर्स जिन्होंने रिकवरी मनी के लिए कोशिश की, बिल्डर्स के पास गए, लेकिन बिल्डर के पास मनी ही नहीं है और बिल्डर जेल में चला गया, तो आखिर पेमेंट की रिकवरी कैसे होगी? तो आखिर बायर को तब क्या करना चाहिए? एक रे ऑफ होप मुझे और नज़र आती है कि यहाँ हरेरा, हरियाणा के अंदर रेरा जो है, हरेरा ने फरवरी 2022 के अंदर एक ऑर्डर दिया जहाँ ये कहा गया कि बिल्डर को अलॉटीज द्वारा जो एश्योर्ड रिटर्न प्रॉमिस किया गया था वो देना चाहिए। तो इससे एक होप नजर आया इन्वेस्टर्स के लिए कि कहीं हद तक ऐसे विक्टिम्स जो स्कीम्स के विक्टिम हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। पर क्या ये बैटल आपका यहीं ख़त्म हो गया या ये बहुत इजी है? यहाँ पर इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट्स के लिए भी यही है। एजेंट्स जो सेल कर रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें एश्योर्ड रिटर्न का टैग लगा हुआ है, और डेवलपर आपको इंसिस्ट करता है कि आप ये प्रोजेक्ट बेचें एश्योर्ड रिटर्न वाला, तो वहाँ पर आप हरेरा के अंदर जाके अप्रोच कर सकते हैं। और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि डेवलपर ने ऐसा किया, तो ऐसी सच प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में डेवलपर के प्रोजेक्ट का रेरा लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। तो यहाँ लीगल रेमेडी के बाद बहुत लोगों को उनके हक मिले हैं। तो विश्वास मेरा कानून व्यवस्था पे पूरा है, लेकिन कानून व्यवस्था बाद में आनी चाहिए। पहले आपको सेल्फ रेगुलेट होने की ज़रूरत है। आपको ऐसी पॉन्जी स्कीम से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। तो कंक्लूजन ये है यहाँ पर कि एश्योर रिटर्न लेने से पहले एक बार आप सोचें, थोड़ा सोचें कि क्या ये फ्लैशी इन्वेस्टमेंट्स जो आपको गाइड कर रही हैं ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्या ये वाकई में ऑनेस्ट है या ये प्रॉमिस है सिर्फ, जो कि बाद में चेंज हो सकता है, या फिर ये नए नए नाम लेके सामने फिर आ रहा है। कई बार रेंटल का नाम लेके आता है, जो प्रॉपर्टी का पोजीशन ही नहीं हुआ तो उसका रेंटल डे फर्स्ट आपको कैसे मिल सकता है? ये भी आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है। मतलब ऐसे नए नए नाम आपके सामने, एश्योर रिटर्न के नए अवतार आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन पर्पस सबका सेम है कि पॉन्जी स्कीम है वो, और आपको मिसगाइड भी किया जा रहा है। तो आप अगर बायर या इन्वेस्टर हैं तो आपको रिसर्च करना है, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं और एक अच्छा
वाइज डिसीजन लेना है। ऐसी प्रॉपर्टी बाय करनी है जो देख के आपको लगता है कि अगर ये प्रॉपर्टी लीज पे नहीं भी चढ़ती, मैं इसे खुद यूज कर लूंगा या फिर मैं इसे खुद लीज आउट कर सकता हूं। ऐसी ही प्रॉपर्टी आपको लेनी है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक बनता है। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और फ्यूचर में और ऐसे रेगुलर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।